सभी को फिर से नमस्कार भैया, फिर से धन्यवाद बहुत ढेर सारा प्यार देने के लिए हमारी पुरानी वीडियोस में। और नई वीडियो लेकर फिर आपके सामने हाजिर हूँ। जिन्होंने अभी तक की पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ उन्हें जाकर दोहरा दीजिएगा, क्योंकि उन्हें दोबारा देख लीजिएगा। जिन्होंने देख लिए उन्हें रिवाइज करिएगा, जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ उन्हें देखिएगा, क्योंकि ये सारे लेक्चर्स मैं सीरीज दर सीरीज बनाता जा रहा हूँ, सीरीज की फॉर्म में बना रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी टॉपिक अनछुआ ना रहे, कोई ऐसा टॉपिक बचे ना जो आपने संविधान में कवर ना किया हो। आज हम पॉलिटी या संविधान का चौथा लेक्चर लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आज का टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पिछली क्लासेस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमारा संविधान सभा के द्वारा निर्मित है। वो संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में जाना। दूसरी क्लास में हमने जाना कि संविधान सभा की बैठकें कब कब कैसे कैसे हुई, और फिर हमारे संविधान के सोर्सेज क्या हैं, हमारे संविधान के स्रोत क्या हैं, माध्यम। तीसरे लेक्चर में हमने उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस डिस्कस किए। आज चौथा लेक्चर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का फॉर्मेट कैसा है, संविधान का स्वरूप कैसा है। अगर स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो हमारा संविधान मूल रूप से इन चीजों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला है प्रियम्बल, हिंदी में प्रस्तावना। प्रस्तावना ये मैं पिछली क्लासेस में ही आपको बता चुका हूं कि संविधान सभा की तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसको परिवर्तित करके ही हमारे संविधान की प्रस्तावना बनाई गई है। द ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज द प्रियम्बल। उसके बाद हमारे संविधान में है पार्ट्स, हिंदी में बोलते हैं भाग। जिस समय संविधान का निर्माण हुआ इनिशियली इनकी संख्या 22 थी, बाद में ये बढ़कर 25 हो गए हैं। कब कब कौन सा संविधान का कौन सा भाग कब कब जुड़ा या हटा, हम आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट हमारे संविधान में अब तक 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। इनफैक्ट 109 125 से ज्यादा बार संविधान संशोधन बिल पेश किया जा चुका है। 100 से ज्यादा संविधान संशोधन याद करना थोड़ा मुश्किल भरा काम है, इसलिए, और जरूरी भी नहीं है एक्चुअली में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हार्डली 15 से 20 संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसकी एक सेपरेट क्लास मैं आपको दूंगा। आप वो 20 संविधान संशोधन याद कर लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट होंगे। और एग्जाम में आने वाले सभी सवाल उन 18-20 संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हो जाएंगे। सेपरेट लेक्चर में हम उसे पढ़ेंगे। फिलहाल याद करने के लिए हमारे संविधान में वो भाग इनिशियली 22 हुआ करते थे, अब 25 हैं। हमारे संविधान का अगला हिस्सा है आर्टिकल्स, यानी अनुच्छेद। संविधान की शुरुआत में 395 हुआ करते थे, वर्तमान में ये 465 हैं। इसके अलावा शेड्यूल्स, यानी कि अनुसूची। मूल रूप से ये अनुसूचियां 8 थीं, वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। लास्ट है लिस्ट, सूची। इनिशियली 3 थी, आज भी ये 3 ही हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि सूचियों के अंदर चेंजेस हुए हैं, सूचियों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन्हें थोड़ा और डिटेल में मैं आपको समझा देता हूं। हमारा संविधान फॉर एग्जांपल अगर कुछ इस प्रकार से है, तो संविधान के पहले पन्ने पर इनिशियल स्टेज पर दी हुई है उसकी प्रस्तावना, प्रियम्बल। उसके बाद संविधान को जैसे हम इंग्लिश बुक्स में पढ़ते हैं यूनिट 1, यूनिट 2, उस यूनिट की जगह हमारे संविधान में दिए गए हैं भाग या पार्ट्स। यहां पर लिखे हुए हैं भाग 1, भाग 2, यानी कि एक पर्टिकुलर भाग में एक जैसी चीजें कवर की गई हैं। जिस तरह किताब में एक प्रकार के सारे चैप्टर्स एक साथ रख दिए जाते हैं, सारे पार्ट एक यूनिट में रख दिए जाते हैं। अब इस यूनिट 1 में ही हमारी किताब में हो सकता है पार्ट हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मान लीजिए इस तरह से पार्ट 1, 2, 3 एक जैसे हैं, तो उन्हें यूनिट 1 कह दिया। उसके बाद पार्ट
4, 5, 6 एक जैसे हैं तो उन्हें यूनिट 2 कह दिया। हमारे संविधान में यूनिट की जगह भाग है और पार्ट की जगह है अनुच्छेद। अगर अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 में एक जैसी चीजें दी हुई हैं तो उन्हें एक साथ एक बंडल में रख दिया और उसे बोल दिया भाग 1। ऐसे मूलतः 22 भाग हुआ करते थे जो अब बढ़कर 25 हो गए हैं। इसी प्रकार इन भाग के अंदर टोटल अनुच्छेद 395 हुआ करते थे जो अब बढ़कर 450 से ज्यादा हैं। हालांकि उनकी नंबरिंग नहीं बदली है, डिटेल आगे पढ़ेंगे। अगर संविधान अनुच्छेद 1 पहले था और मैं चाहता हूं 1 और 2 के बीच में कुछ ऐड करना तो कैसे करूंगा? मैं उसे लिख दूंगा 1 का A, 1 का B, 2 का A। तो नंबरिंग वही 395 है, उनमें A, B, C कर कर सब क्लॉज के रूप में वो अनुच्छेद बढ़ा दिए गए हैं। इसी तरह भाग 2 में अगर मुझे लगा कि एक जैसे कुछ अनुच्छेद कुछ बात कह रहे हैं तो मैं उन्हें कह दूंगा कुछ इस तरह से। अनुच्छेद 1 से 4 तक एक जैसी बात करते थे तो उन्हें एक साथ रख दिया गया और इसमें बताया गया कि हमारे देश में कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज हैं और उनकी डिटेलिंग कर दी गई। अब इसमें राज्यों के बारे में बता रहे थे तो साथ ही राज्यों की पूरी सूची जारी करनी थी। वो सूची यहां पर जारी ना करके उसे सेपरेट एक लिस्ट बना दिया गया। यहाँ पर लगा कि ठीक है भैया, राज्य बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, राज्य बनाने की पावर किसके पास, नए राज्यों का गठन कौन कर सकता है, ये सारी डिटेल हम यहाँ डाल देते हैं। अब नंबर ऑफ राज्य कितने हैं, नंबर ऑफ टेरिटरीज कितने हैं, ये बताने के लिए यहाँ पर बड़ा पेचीदा हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, हम इसके साथ एक सूची अटैच करेंगे, उसे बोला गया अनुसूची और बनकर आई अनुसूची 1। जिसे अभी हम पढ़ेंगे अनुसूची 1, जिसमें बताया गया है लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। हमारे देश में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की पूरी सूची इस अनुसूची नंबर 1 में डाल दी गई है। अब आप समझ गए होंगे हमारे संविधान का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। पहले उसका इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना दी गई है, बाद में उसके अंदर भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके पार्ट्स बांट दिए गए हैं और उन पार्ट्स के अंदर एक जैसे अनुच्छेद को बंडल बनाकर रख दिया गया है। ये सारे एक जैसे अनुच्छेद, ये सारे एक जैसे अनुच्छेद। अगली अनुच्छेद नागरिकता की बात करते हैं, इंग्लिश में सिटीजनशिप, हिंदी में नागरिकता। तो उन सारों को एक साथ बंडल कर दिया गया और नाम दे दिया गया यूनिट ना कहकर भाग 2। इस प्रकार से हमारे संविधान में भागों के अंदर अनुच्छेद, और अगर उन अनुच्छेदों में कहीं कुछ लिस्ट या ऐसी डिटेल्स देने की बात आ रही है तो उन अनुच्छेदों के साथ अटैच्ड शेड्यूल्स, अनुसूचियां दी गई हैं। एक जगह हमारे संविधान में शक्तियों के बंटवारे को समझाया गया है कि केंद्र राज्यों के बीच कौन कौन सी शक्तियां होंगी। तो इन्हीं शेड्यूल्स के अंदर ही आप पढ़ेंगे शेड्यूल नंबर 7 में वो लिस्ट डाल दी गई हैं जिसके अंदर शक्तियों का बंटवारा दिया गया है, जिन्हें सूची कहा जाता है। अब हमारे संविधान को पढ़ना आसान हो जाएगा। जिसको डाउट हो फिर से रिवाइज कर लीजिएगा इस पार्ट को। पहले प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन, उसके बाद भाग, एक जैसे अनुच्छेद को बंडल करके भाग बना दिए गए। उन भाग के अंदर हर एक अनुच्छेद एक पर्टिकुलर चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, समझा रहा है। और अगर उन अनुच्छेद में कोई लिस्ट की जानकारी, डिटेल्स की बात आ रही है, नाम देने की बात आ रही है, तो वो सूची और अनुसूचियों में डाल दिया गया है। ये 5 चीजें बारी बारी से हमें पढ़नी होंगी, 1, 2, 3, 4, 5। जब इन 5 चीजों को हम समझ लेंगे तो संविधान को पूरी तरह जान लेंगे और उससे आने वाले सभी क्वेश्चंस हल कर पाएंगे। इसी कड़ी में सबसे पहला टॉपिक आज हम उठाने जा रहे हैं, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से कवर करेंगे। और इस टॉपिक को कवर करने के बाद फिर दोहरा रहा हूं, आप ऐसा पाएंगे कि इससे आने वाले एग्जाम के सभी सवाल आप लगा पा रहे हैं। मैं बार बार इन बातों को इसीलिए दोहराता हूं।
अच्छी बातों को दोहराते रहना ज़रूरी होता है। बहुत सारी बातें हम जानते होते हैं लेकिन उन्हें बार बार दोहराते रहना ज़रूरी होता है ताकि वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ला सकें। इसीलिए मैं बार बार दोहराता हूं कि जो भी टॉपिक आपको यहाँ कवर कराया जाएगा मेरे द्वारा, उस टॉपिक से आए हुए लगभग सभी एक सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवेज की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, इन सभी एग्जाम्स को आप कवर कर पाएंगे एक बार इन वीडियोस को अच्छे से सुनने के बाद। यही मेरी कोशिश है, यही मकसद था इस प्लेटफॉर्म का कि आपको एक ही जगह पर क्रमबद्ध तरीके से पूरे टॉपिक्स कवर करा देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। कुछ पुरानी बातें जो पिछली क्लासेस में मैं बता चुका हूं, फिर से दोहरा दे रहा हूं क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। क्या हमारे संविधान सभा की तीसरी बैठक जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, उस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव, इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन और हिंदी में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव पर डिस्कशन हुआ और बाद में इसी का ही परिवर्तित रूप, ट्रांसफॉर्म्ड रूप हमारे संविधान की प्रस्तावना बना, हमारे संविधान का प्रियम्बल बना। द ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इस उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप ही हमारे संविधान की प्रस्तावना है या प्रियम्बल है। ये आइडिया ऑफ प्रियम्बल कहां से लिया गया? सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत, जिस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है, क्लास नंबर 2, उसमें ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि अपने संविधान में प्रस्तावना लाने वाला यूएसए पहला देश था। आइडिया ऑफ प्रियम्बल वाज टेकन फ्रॉम यूएसए। प्रस्तावना का आइडिया यूएसए के संविधान से लिया गया है, वहां भी कवर किया है, यहां प्रियम्बल के साथ फिर से याद रखेंगे, आइडिया ऑफ प्रियम्बल टेकन फ्रॉम यूएसए। सारे एग्जाम में अलग अलग जगह पूछे गए सवाल हैं, बार बार दोहराते रहिएगा भैया, बहुत मदद करेंगे जिस भी एग्जाम को आप अटेंड करने जाएंगे। प्रियम्बल एक लैटिन शब्द प्रियम्बलस से लिया गया है, जिसका मतलब ही होता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस करना, और वही ये बताता है। उद्देश्य प्रस्ताव अपने आप में बता रहा था, एक ऐसा प्रस्ताव जो ये बताए कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। इसका एक एक शब्द इस बात को क्लियर करता है कि हमारे संविधान निर्माताओं की सोच क्या कहती थी और किस प्रकार से हमारा संविधान उन चीजों को फुलफिल कर रहा है, पूरा कर रहा है। इसकी इसी इंपॉर्टेंस की वजह से इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हालांकि भीमराव अंबेडकर के द्वारा हमारे संविधान की आत्मा किसे कहा गया? आर्टिकल नंबर 32। क्वेश्चन आए, हम भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा, आंसर इज आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। पिछली क्लास में भी बता चुका हूं। हमारा संविधान कैसा दिखता है? ऐसा। इसका एक एक शब्द पढ़ लेने की जरूरत है क्योंकि हर पार्ट से इसके क्वेश्चन आए हुए हैं। पहले जल्दी से दोहरा देते हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to give to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity in our constituent assembly on this day of 26th November 1949, we do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ये इसकी लाइनिंग है। हिंदी में भी वही, हम भारत के लोग भारत को ये राज्य बनाने की परिकल्पना कर रहे हैं, शपथ ले रहे हैं और उसके समस्त नागरिकों को ये चीजें प्रदान करने की बात कर रहे हैं, और अपनी संविधान सभा में इस डेट को हम अपने संविधान को अपनाते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, आत्म अर्पित करते हैं, खुद को सौंपते हैं। शब्दों को पकड़िए और जानिए क्या क्या सवाल आए हुए हैं। सबसे पहला सवाल पूछा जाता है, संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? प्रियम्बल के मुताबिक संविधान की शक्ति का स्रोत है भारत के लोग, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में यह बताया जा रहा है कि हम भारत के लोग खुद को यह संविधान देते हैं जिसके अंदर ये खूबियां होंगी, यानी भारत के लोग स्वयं को संविधान सौंप रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान के प्रस्तावना के अनुसार संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? What is where the power comes from? What is the source of power? Answer is people of India.
संविधान की शक्ति का स्रोत, माध्यम, द सोर्स ऑफ पावर, पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग क्या क्या चीजें, अच्छा ये बात और गौर करिएगा, ये जो प्रियम्बल है ये 3 भागों में खुद को डिस्क्राइब कर रहा है। पहले भाग में बता रहा है कि हम भारत के देश को किस प्रकार सोचते हैं, चाहते हैं, हमारे भारत में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए वो बताया जा रहा है, और बाद में कहा जा रहा है हम भारत के लोगों को क्या क्या प्रदान करते हैं, वो डिटेल्स बताई जा रही है, और आखिर में बता रहे हैं कि किस तारीख को हम इसे अपनाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल भी पूछा जाता है, और ये सवाल भी पूछा जाता है, पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, भारत का संविधान किस दिन अपनाया गया, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, अडॉप्ट कब किया गया, देखिए यहां क्लियर हो रहा है, 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को हम संविधान को अडॉप्ट करते हैं, हम संविधान को अंगीकृत और आत्म अर्पित करते हैं। भारत के लोग इस दिन संविधान को अपना रहे हैं, इसीलिए एग्जाम में वो डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। अडॉप्ट कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। अब इनमें आए हुए हर शब्द को ध्यान से समझते हैं, याद करते हैं। ये पहले ही मैं बता चुका हूं, संविधान की भाषा बता रही है कि उसमें सोर्स ऑफ पावर क्या है, शक्ति का स्रोत क्या है, पीपल ऑफ इंडिया, शक्ति है भारत के लोगों में, क्योंकि भारत के लोग उसे स्वयं को सौंप रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सवरेन, सवरेन शब्द का ही मतलब होता है संप्रभुत्व। हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाना चाहते हैं, मतलब एक ऐसा राज्य जिसके अंदरूनी व बाहरी मामलों पर किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। देयर विल बी नो इंटरफेरेंस इन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। एग्जाम में पूछा गया सवाल है, भारत के संविधान के अनुसार भारत सवरेन किस प्रकार से है, अंदरूनी तौर पर या बाहरी तौर पर, या दोनों में से कोई नहीं, और आखिर में ऑप्शन मिलता है या दोनों। आंसर अभी मेरे पिछली लाइन में छुपा हुआ था, भारत एक ऐसा देश होगा जिसके अंदरूनी व बाहरी फैसलों पर किसी का जोर नहीं चलेगा, यानी हम संप्रभुत्व हैं बोथ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, बाहरी और अंदरूनी दोनों रूप से। आंसर इज, हमें सॉवरेनिटी मिली हुई है इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, बोथ, यहां पर लिख दे रहा हूं, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। हमारी संप्रभुता अंदरूनी व बाह्य दोनों रूप से लागू है, हमारे सारे फैसले हमारे खुद के होंगे। सोशलिस्ट और सेक्युलर, यहीं पर बता दूं, इस पूरी डेफिनेशन में, इस पूरी प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द ऐसे हैं जो इनिशियली हमारे संविधान में शामिल नहीं थे। वर्ड्स आर सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। कहां गया, दिस वन। ये 3 शब्द ऐसे हैं जो इनिशियली शुरुआत में हमारी प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे, बाद में जोड़े गए। कब जोड़े गए ये भी अभी हम क्लियर करेंगे, एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन आता है। बहरहाल अभी इनका मतलब समझते हैं, जो जरूरी शब्द हैं। सोशलिस्ट शब्द का ही मतलब होता है समाजवादी। ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे दूं। इकोनॉमी 2 प्रकार की मानी जाती है, एक कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी इकोनॉमी होती है, एक सोशलिस्ट यानी समाजवादी इकोनॉमी होती है। पूंजीवादी इकोनॉमी में व्यापारी वर्ग तय करता है जनता की मांग क्या है, किस तरह की फैक्ट्रीज ज्यादा आनी चाहिए, किस तरह का प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, और डिमांड के बेसिस पर ही उनका रेट तय किया जाता है, उनका प्राइस मार्केट में तय होता है। पूंजीवादी में नाम से पता चला है, पूंजी के आधार पर सब फैसला हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई से सब तय, जिससे ज्यादा पूंजी आनी है उसका प्रोडक्शन ज्यादा, वो चीज मार्केट में ज्यादा। जबकि दूसरी व्यवस्था है समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था से नाम से पता चल रहा है, जहां समाजवाद होगा, जहां समाज के सभी वर्गों पर ध्यान दिया जाएगा। वहां ऐसे देशों में सब कुछ पूरी तरह बिजनेसमैन के हाथ में नहीं होता, बहुत सारी चीजें सरकार अपने कंट्रोल में रखती है ताकि एक बैलेंस बना रहे। जैसा कि आपने हमारे देश में भी देखा है, बहुत सारी चीजें भारत सरकार के अधीन आती हैं, उनके कंट्रोल में आती हैं, थोड़ी छूट दी जाती है ताकि व्यापार को बढ़ावा भी मिले, देश भी तरक्की करे, लेकिन पूरी तरह व्यापारियों का वर्चस्व ना बन जाए। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें, रेलवेज है, पोस्टल डिपार्टमेंट है, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट अभी भी सरकार के अधीन आते हैं, जिन पर सरकार अपना कंट्रोल बनाए रखती है ताकि
पूरी तरह सब कुछ व्यापारियों के हाथ में ना चला जाए। तो ये समाजवाद को बढ़ावा दे रहा है। ये इस बात पर जोर दिया जाता है समाजवादी व्यवस्था में कि जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन ना हो। अमीर बहुत बहुत अमीर होता जा रहा है और गरीब बहुत गरीब होता जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि अमीरों से छीन कर गरीबों को दे दो। इनकम टैक्स हायर साइड अमीरों पर लगाइए, उस पैसे का इस्तेमाल गरीबों के डेवलपमेंट के लिए कीजिए, गरीबों को सब्सिडी प्रोवाइड कराइए। जो लोग सक्षम नहीं है उनको मदद प्रोवाइड कराना, जो लोग ज़्यादा सक्षम हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा वसूलना, इस प्रकार की व्यवस्था बना दी जाती है समाजवादी व्यवस्था में। समाजवाद भी डिटेल में जाऊँ तो दो प्रकार के होते हैं, मार्क्सिस्ट एंड गांधीयन समाजवाद। इतना डिटेल में आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में बताया कि हमारा समाजवाद मार्क्सिस्ट समाजवाद और गांधीयन समाजवाद का मिश्रण है, और ये गांधीयन समाजवाद की तरफ थोड़ा और ज्यादा झुका हुआ है। गांधीयन समाजवाद सबके बराबर उत्थान की बात भी करता है, गांव तबके तक सही पावर पहुंचने की बात भी करता है। सेक्युलर शब्द का ही मतलब पता चल रहा है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। एक ऐसा देश जिसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, जो सब धर्मों को बराबर अधिकार देगा, बराबर रिस्पेक्ट देगा, और जिसका खुद का कोई धर्म नहीं है, जो खुद को सभी धर्मों से अलग रखता है। हमारे यहाँ कई देश हैं जिनके अपने धर्म हैं। पाकिस्तान इस्लामिक धर्म का एक उदाहरण है, अफगानिस्तान इस्लामिक धर्म का एक उदाहरण है। इसी प्रकार से श्रीलंका और भूटान जैसे देश जो बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करते हैं। नेपाल एक ऐसा देश है जो पहले हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, हालांकि 2007 के बाद वो हिंदू राष्ट्र नहीं रहा है। इस प्रकार से बहुत सारे देशों ने अपना एक धर्म घोषित किया हुआ है। भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत का संविधान कहता है हम सभी धर्मों को बराबर सम्मान देंगे और इसीलिए हम पंथ निरपेक्ष होंगे। डेमोक्रेटिक यानी प्रजातंत्र, प्रजा द्वारा चलाया जाने वाला तंत्र, जहां प्रजा राज करेगी। एक ऐसा देश जहां प्रजा द्वारा अपने कैंडिडेट्स चुने जाएंगे और वो शासन चलाएंगे। इसी का एक और डिटेल रूप थोड़ा सा चेंज होता है, रिपब्लिक। रिपब्लिक शब्द बता रहा है गणतंत्र। गणतंत्र शब्द का मतलब होता है कि हमारे देश का जो हेड होगा, जो मुखिया होगा, वो इलेक्टेड होगा, ना कि राजा का बेटा। एक मूवी है स्पेशल, व्हाट इज द नेम, सुपर 30 एक मूवी है ऋतिक रोशन की, जिसमें आनंद जी के कैरेक्टर को दर्शाया गया है, जो आईआईटी में एडमिशन के लिए गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। उसमें वो कहता है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काबिलियत रखेगा वो राजा बनेगा। इसी पर बेस्ड होकर ये व्यवस्थाएं चल रही हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक व्यवस्थाएं, जहां कहा जा रहा है कि एक ही राजा का बेटा राजा नहीं बनता रहेगा। जिसमें काबिलियत होगी वो आगे आएगा, उसे लोग चुनेंगे, पसंद करेंगे और वो राजा बनेगा। असल जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए भैया। हम सबको बराबरी के मौके भी मिलने चाहिए और हम सब में से जब जब जो काबिल है उसको उस जगह पर पहुंचना चाहिए जो वो डिजर्व करता है। आप लोग मेहनत करिए, आगे बढ़िए, खुद को डिजर्विंग साबित कीजिए। ये एग्ज़ाम उन्हीं के माध्यम है। हम एग्ज़ाम्स निकाल कर यही बताते हैं कि हमें वो काबिलियत है कि हम एक कोई पर्टिकुलर छोटी बड़ी सीट के लायक हैं और वहाँ जाकर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। भैया उसका अगला पार्ट बताता है कि हम भारत के लोगों को क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराएंगे। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस का मतलब है न्याय, सभी प्रकार का न्याय। आप देखेंगे जो संविधान है उसमें डिटेल में लिखा हुआ है सभी प्रकार का न्याय। कौन कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सामाजिक रूप से, यानी कि कोई अगर सामाजिक रूप से पिछड़ गया है उसको बराबर लाने के लिए हमारे देश की सरकार काम करेगी, हमारे देश की न्याय व्यवस्था इस पर ध्यान देगी। इकोनॉमिकली रूप से अगर कोई इकोनॉमिकली पिछड़ गया है, पैसे से पिछड़ गया है, तो उसको मदद प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि वो अपना जीवन यापन एटलीस्ट कर सके और जीवन की और देश की मुख्य धारा में जुड़ सके, अलग थलग ना पड़ जाए। अल्टीमेटली पॉलिटिकल, सबको बराबर अधिकार होगा राजनीति में भाग लेने का, राजनीति में उतरने का, ताकि वो देश की तरक्की में और देश के राजकाज में योगदान दे सके पॉलिटिक्स में जाकर। लिबर्टी का मतलब सिंपल सा मतलब होता है फ्रीडम। थोड़ा सा दोनों शब्दों में अंतर है। फ्रीडम शब्द का मतलब है किसी और के द्वारा दी गई आज़ादी, लिबर्टी का मतलब है खुद को दी गई आज़ादी। हम भारत के लोग अपने भारतवासियों को, सभी भारतवासियों को लिबर्टी, आज़ादी देते हैं, सोच की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की। जौन सा धर्म चाहें वो अपना सकते हैं, अपना फेथ या वर्शिप जिस धर्म में आस्था रखना चाहें उसमें रख सकते हैं, जिसमें विश्वास रखना चाहें उसमें रख सकते हैं, अपनी सोच और उसका एक्सप्रेशन खुलकर रख सकते हैं।
हालांकि इस बात ये भी एब्सोल्यूट नहीं होती हैं। अपनी सोच खुलकर रखने का मतलब ये नहीं होता आप दूसरे की बेइज्जती करना शुरू कर दें। इसका मतलब होता है हम अपनी बात तब तक खुलकर रख सकते हैं जब तक वो दूसरे की बात को नीचा ना दिखा रहे हो, जब तक हम दूसरे की बेइज्जती ना कर रहे हो, दूसरे के साथ अभद्र व्यवहार ना कर रहे हो। इक्वालिटी, सबको बराबर का अधिकार दिया जाएगा, स्टेटस में भी, अपॉर्चुनिटी में भी, मौकों में भी, चाहे वो नौकरियों के मौके हों, चाहे वो व्यापार के मौके हों, सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा। फ्रेटर्निटी, इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेटर्निटी, मतलब भाईचारा। हम सभी देशवासी एक दूसरे के साथ भाईचारे को प्रमोट करेंगे, ऐसी बात कही जा रही है। और आखिर में कह रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 के दिन हम संविधान को खुद को सौंपते हैं। इन सभी शब्दों का मतलब भैया मैंने आपको समझा दिया है। इंटीग्रिटी शब्द बाद में जोड़ा गया है। अब ये एग्जाम में आया हुआ सवाल पहले भी मैं बता चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं। एग्जाम में पूछा गया भारत का संविधान कब एडॉप्ट किया गया, कब अपनाया गया, कब अंगीकृत किया गया। प्रियम्बल की पूरी स्लाइड जो मैंने अभी आपको समझाई उसके अंदर क्लियर करते हैं हम भारत के लोग किस दिन 26 नवंबर 1946 के दिन इस संविधान को अपनाते हैं, अंगीकृत करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आए संविधान किस दिन अडॉप्ट किया गया, अपनाया गया, तो प्रियम्बल बताता है हमारा संविधान अपनाया गया किस डेट को, 26 नवंबर 1949 को। अगर पूछा जाए हमारा संविधान पार्शियली कब इंप्लीमेंट हुआ, आंशिक रूप से कब लागू हुआ, तब भी आंसर आएगा इसी दिन 26 नवंबर 1949 को। और आखिरी सवाल आता है ये पूरी तरह इंप्लीमेंट कब हुआ, हमारा संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया। आंसर इज 26 जनवरी 1950 को। ये 3 डेट्स आती हैं, इन वर्ड्स को कंफ्यूज करने के लिए डाला जाता है। आप तीनों का मतलब समझ गए हैं, तीनों में कंफ्यूज मत होइएगा, जो भी पूछा जाए उसका जवाब लगाइएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या ये प्रियम्बल या प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है, या इसका दूसरा रूप से पूछा जाता है क्या प्रियम्बल अमेंडेबल है, क्या हमारे संविधान की प्रस्तावना को अमेंड किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। इसका जवाब मिलता है इन 3 केसेस में। पहले 1960 में बेरूबारी यूनियन केस हुआ, 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ और 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस हुआ। सबसे पहले 1960 के बेरूबारी केस की बात करूं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि संविधान में प्रस्तावना एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट मुख्य इंपॉर्टेंस तो रखता है, बट वो संविधान का भाग नहीं है और इसलिए उसे अमेंड भी नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ये संविधान का भाग नहीं है और ये अमेंडेबल यानी इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके बाद एक ऐतिहासिक फैसला आया 1973 में, जब केरल के एक महान संत केशवानंद भारती जी ने कई मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी। ये और उस समय सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच, अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच, 13 जजेस की बेंच, 13 जजेस की बेंच सबसे बड़ी बेंच होती है, उससे ऊपर कुछ नहीं। 13 जजेस की बेंच ने बैठकर विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न मुद्दों पर फैसले सुनाए। उनमें से एक जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी इस टॉपिक में है वो ये, केशवानंद भारती 1973 केस के अनुसार प्रियम्बल हमारे संविधान का भाग सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसी बात को बाद में LIC केस में भी 1995 में भी सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। यानी आज फाइनली इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब है हाँ, संविधान का भाग प्रस्तावना क्या है, हाँ है। क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, अच्छा भैया बताइए कितनी बार संविधान में संशोधन किया गया। SSC में हाल के दिनों में ही 1-2 साल के अंदर ही सवाल पूछा जा चुका है कि संविधान में प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा सका है। आंसर इज ओनली 1, केवल 1 बार। क्या संविधान में आज तक संशोधन किया हुआ है? हाँ जी, यस, संविधान में संशोधन हुआ है। कितनी बार? 1950 जब से संविधान लागू हुआ तब से केवल
एक बार। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। जब मैं आपको वो इंपॉर्टेंट 18-20 संविधान संशोधन लिखवाऊंगा तब इसमें हुए सारे जरूरी जो बदलाव किए गए थे वो लिखवाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट संशोधन था कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान कह दिया गया। बहरहाल अभी एग्जाम के लिए जरूरी या इस टॉपिक से जरूरी सवाल जवाब जो हमें याद रखना है, संविधान में प्रस्तावना में एक ही बार बदलाव हुआ है। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, जब प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। हिंदी के अंदर पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और भाईचारा, यूनिटी, एकजुटता, ये सारे शब्द तभी ऐड किए गए हैं। एग्जाम के लिए भैया ये इतना ही। प्रियम्बल की ये स्लाइड बार बार दोहरा लीजिएगा। प्रियम्बल से जुड़े सारे सवाल आपके एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। अगली क्लास में हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा एक हिस्सा, जिसमें हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स, इंपॉर्टेंट अनुसूचियां, किस किस अनुसूची में क्या क्या दिया गया है, और उन्हें याद करने का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका भी डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खूब मेहनत करिए और खूब कामयाब होइए। धन्यवाद।